कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक आरोप लगाया था। वहाँ एक खालिस्तानी नेता था जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई और उसने जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि ये भारत ने ऑपरेशन कराया, मारा, जबकि भारत सरकार ने इसके लिए साफ साफ मना किया। एक बात और है कि भारत का जो मास्टर स्ट्रोकवादी वर्ग है वो इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। भारत का जो एक चापलूस वर्ग है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में एक तरह से है कि जेम्स बॉन्ड ने, मोदी जी ने वहां मरवा दिया, जबकि भारत सरकार साफ साफ इस पर मना कर रही है। और जिसके कारण जो है दोनों के देश में तल्खी आई है और दोनों जो है, कनाडाई उच्च आयोग को भारत ने समन भेजा, उसने हमारे अधिकारी को निकाला, फिर हमने समन भेजा निकाला, फिर वीजा जो है वीजा भारत ने बंद किया कनाडा के लिए। और भारत ने एक कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों की पूरी सूची जारी की। तो ये स्थिति यहाँ तक जब पहुंच गई तो अमेरिका इस बीच में आया है कि हम भारत को पास नहीं देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं अच्छे जी? एक चीज शुरू करना चाहूंगा मैं कि जनता को और हमारे दर्शकों को कनाडा के बारे में भी कुछ जानना चाहिए और फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो कनाडा एक बहुत विशाल राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस के बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कनाडा के पास में, और उसके पास अथाह जो मिनरल वेल्थ है वो दैट इज अनपैरेलल्ड। यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है वहां। लेकिन कनाडा में पॉपुलेशन नगण्य है क्योंकि बहुत ही ठंडा देश है। अगेन रूस के बाद सबसे ज्यादा ठंडा देश, और बहुत ही वहाँ एग्रीकल्चर इस प्रकार की चीजें बहुत अच्छे से नहीं हो सकती हैं। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन हो गई 4 करोड़ के लगभग। उसमें 8 लाख सिख समुदाय के हैं, और ये सिख जो हैं 1900 के लगभग वहां पहुंच गए थे। और अधिकांश जो भारतीय मूल के लोग थे वो अधिकांशतः सरदार होते थे, सिख होते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं का जब वहां एक फ्लो बढ़ा है, तो आज की तारीख में 8 लाख सिख हैं जो 2.1% माने जाते हैं, लेकिन 8.25 लाख हिंदू हो गए हैं। तो पॉपुलेशन हिंदुओं का सिखों से आज की तारीख में 2021 के लिए का अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा हो गया। ये लोग ज्यादातर ऑन्टेरियो जो पूर्व में है, टोरंटो का क्षेत्र वहां है, दोनों ही समुदाय सिख हो चाहे वो हिंदू। और पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया सागर तट पे और जस्ट उसका अंदर रॉकी माउंटेन के लीवर्ड साइड में एल्बर्टा राज्य है। तो यहाँ 3 राज्यों में अधिकांशता है। यहाँ लिबरल डेमोक्रेट्स, लिबरल पार्टी जो है दैट इज टोटली इन हैंड विद ऑल काइंड ऑफ वोक बोले लिबरल, जो वोक गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी इंडिया गैंग, इस्लामिक गैंग, खालिस्तानी गैंग के साथ रही है ये शुरू से। तो ये ट्रूडो के पिता भी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे और 84 तक थे, और उनके ही ये फल रहा कि कनिष्क बॉम्बिंग हुई। अब आप देखिए विद 8.28 लाख ऑफ हिंदूज, जिसमें से लगभग 4-5 लाख वो होंगे जो वोटर्स भी होंगे, बाकी बच्चे होंगे। तो इतनी वोटर्स जो होंगे, 1-1.25 लाख की उनकी कंस्टिट्यूएंसी होती है। तो हिंदूज आर एबल टू इन्फ्लुएंस नियरली 30-40 सीट्स नाउ इन कनाडा, और सरदार भी लगभग 25-30 सीटों पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पन्नू साहब क्या बोलते हैं कि हिंदुओं को भगा दो वहां से। दैट इज व्हाट ही मेंट यस्टरडे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो सिख फॉर जस्टिस जो एक आतंकवादी संगठन है। तो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू। ये स्टेटमेंट अमेरिका में दिया उन्होंने? हाँ, अमेरिका में दिया कि कनाडा से जो है हिंदू लोगों को भगा देना चाहिए, मतलब उसका मोटा मोटा यही था। वैसे मोटे तौर पे अक्षय जी मैं तो ये मानता हूं कि क्या कनाडा में बोलें क्या यूएसए में बोलें, ये सब एक ही एक ब्लॉक के हैं। तो इसी बहाने हिंदुओं का वोट भी कम हो, हिंदुओं की आवाज भी कम हो, जो थोड़ी बहुत भी हो। हालांकि हिंदू लोग एक कोहेसिव रिलीजियस तौर पे तो भारत में तो है ही नहीं, विदेश में क्या रहेंगे। और विदेश में भी ये तिरंगा लेके चलते हैं। मतलब जो शर्म की बात है कि ना आप वहां के हुए ना यहाँ के हुए, इतनी हिम्मत है तो भाई आप हिंदू हो तो भगवा लेके चलो, ओम लेके चलो, जय श्री राम के नारे के साथ चलो। वहां भारत माता की जय करके आपको क्या उपलब्धि है? तो भारतीयों का जो कंफ्यूजन है उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और
वही चीज राजनीति में परिणत होती है। ट्रूडो जो है उनके विपक्ष, वो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि जगमीत सिंह है, जो कि एनडीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसके 25 सदस्य हैं। अगर वो आज की तारीख में हट जाए तो इनकी सरकार गिर जाए, आगे सरकार बने ना। 2019 दो चुनाव हुए, उनमें इन्हीं के बल पे माइनॉरिटी का थोड़ा सा वोट लेके ये अपनी सरकार चला रहे हैं। तो सो नाउ देयर इज अ कंपटीशन फॉर खालिस्तानी वोट्स। तो जगमीत सिंह जो बोलेगा वो ये करेंगे। जगमीत सिंह स्वयं एक खालिस्तानी समर्थक हैं, एमपी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जगमीत सिंह जिस ब्रैम्पटन एरिया से जीत के आया, वहां का पुराना एमपी था एक रामेश्वर संगा, वो भी शायद जाट हैं, हिंदू जाट है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि बहुत से खालिस्तानियों का प्रभाव है यहाँ की राजनीति में, तो उनको कनाडा के ही एक कॉकस ने बाकायदा उनके ऊपर लक्ष्य करके उनके विरोध में गवर्नमेंटल स्टेटमेंट दिया कि इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थियरीज नहीं दी जा सकती हैं। एंड देन ही हैड टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज पोस्ट। वो बाद में री इलेक्शन नहीं कर पाए, हालांकि वो 2 बार जीत रहे थे, 1 बार शायद जीते हैं। तो दिस इज द स्टेट ऑफ कनाडा पॉलिटिक्स एंड डिस्कशन। वो बहुत फ्री स्टेट और अपने आप को बहुत फ्री स्पीच का नुमाइंदा मानता है, लेकिन एक एमपी ने कहा, और सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी के एमपी ने कहा कि यहाँ खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ रहा है, कई लोग उनके कांटेक्ट में हैं। तो उन इस स्टेटमेंट पे उनको रिप्रिमांड किया गया। बाकायदा एक कमिटी ने, सरकारी कमिटी ने उनको उनके विरोध में कार्रवाई की है, और तब ये जगमीत सिंह बाद में वहां से जीत के आया है। तो ये कनाडा की स्थिति है, जहां कल ही एक पिता को शायद जेल डाला गया है कि उसने अपनी लड़की को डॉटर क्यों कहा, क्योंकि जेंडर फ्लूइडिटी का स्टेटस है। आप लड़की को लड़की नहीं कह सकते, आप उनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जी अक्षय जी। अजब पागल देश है। तो शिल्पी जी ने बहुत सारे पॉइंट किए, इस पे मैं इनमें से कुछ पे मैं बात करूंगा। बट सबसे पहले ये जो टेक्निकल पॉइंट है कि ये हुआ क्या, असैसिनेशन हुई नहीं हुई, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, कनाडा में ये पहली बार नहीं है कि कोई गैंगस्टर मारा गया। पहली बात, हरदीप सिंह निज्जर, ये है कौन हरदीप सिंह निज्जर? ये एक सिर्फ खालिस्तानी लीडर नहीं है, ये एक इंडिया का जाना माना टेररिस्ट है। ये मेरे ख्याल से एक्स बबर खालसा है। और इसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल से। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल से इतनी आसानी से नहीं मिलता। आपको, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, आपको इंटरपोल को कन्विंस करना पड़ता है एविडेंस के साथ कि इसने ये क्राइम्स किए हैं, ये मर्डर्स किए हैं, ये किए हैं, और उन सब के ये हमारे पास सबूत है, पूरे सबूत देने पड़ते हैं। उससे जाकर फिर इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक रेड कॉर्नर नोटिस करती है। तो ये साहब भाग गए कनाडा। मेरे ख्याल से 2014 या 2015 की बात है, आसपास 2014 और पहले। अच्छा, तो उस टाइम पे इसने पहले अपने कोशिश की एक वीजा अप्लाई सिटीजन अप्लाई करने की, रिजेक्टेड। ठीक है, दूसरी बार अप्लाई किया, रिजेक्टेड। फिर मेरे ख्याल से इसने कोई शादी की, किसी के साथ कुछ किया, और फिर अपने गवर्नमेंट के साथ कुछ ताक झाक की, और फिर उसकी सडनली वो मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई। तो पहली बात तो ये है कि अगर मेरे को लगता है 90% चांस है कि ये किसी गैंग वॉर में मारा गया है, या किसी कारणवश इसको पाकिस्तानियों ने मारा। मेरे को बहुत ही कम चांस लगता है कि भारत ने इस पे कुछ किया, क्योंकि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, ये किसी को पता भी नहीं होती, मुझे भी इतना नहीं पता है, बट जितना पता है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं वो एडजेसेंट नेशंस में जाके हम स्ट्राइक्स कर सकते हैं यूजिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए हैं जो उनकी वेशभूषा डाल के, उनकी भाषा में, सिविलियन एरिया में जाके रह के कुछ देर और फिर असैसिनेशन करें। तो ये हमारे पास कैपेबिलिटी शायद नहीं है, और मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेबिलिटी, ये इसके लिए बहुत सीरियस गुर्दा चाहिए होता है, क्योंकि इसके जो चांसेस होते हैं ऐसे ऑपरेशन के सही होने के, वो कम चांसेस होते हैं। ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनमें 30-40% चांस ऑफ सक्सेस होता है, 60-70% चांसेस है कि फेल होगा, और जब फेल होता तब ये सारी चीजें होती हैं। इनको हैंडल करने के लिए बहुत गुर्दा चाहिए होता है। तो
इसराइल जैसे देश कर सकते हैं, ये रशिया करता है, ये इसराइल करता है, चाइना ने किया, पाकिस्तान ने बहुत किया, पर हम ऐसे काम नहीं करते। तो अगर हमको ऐसा कुछ कराना था तो हमने क्या किया होगा, वो भी मेरे को नहीं लगता हमने किया। हमने क्या किया होगा, किसी को पैसे देके ये करवाया होगा, और अगर पैसे देके किसी को करवाया होगा तो ऑलमोस्ट सर्टेनली जो इंडियन हाई कमीशन कनाडा में है वो लूप में नहीं होंगे, ठीक है। उनका कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो वो लूप में नहीं होंगे। तो ये बाहर से किया गया होगा, किसी को पैसा देके, किसी गैंगस्टर को पैसा देके, या आईएसआई के थ्रू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के थ्रू करा के ये इसको अगर किया होगा, मेरे को लगता नहीं किया, तो ये एलिगेशन उनकी गलत है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं, हमारे पास सिगेंट है। सिगेंट का मतलब होता है सिग्नल इंटेलिजेंस, कि भैया अगर आपने फोन पे किसी से बात की या रेडियो पे किसी से बात की तो वो जो रेडियो वेव्स हैं वो सैटेलाइट से वो उठा सकते हैं। ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि भैया हमारा कोई एजेंट है उसके अंदर, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो कोई हमारा डिप्लोमैट ऐसी कोई बातें कर भी नहीं रहा होगा फॉर द सिंपल रीजन कि उसको पता ही नहीं होगा इसके बाद, अगर कुछ एक्शन क्या होगा। डिप्लोमैट्स को नहीं पता होता ये सारी चीजें, ये बाहर से ही होता है। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये पहली बार नहीं कि कोई मारा गया वहां। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले करीमा बलोच, ठीक है, इस पे मैंने भेजा है, उसको आप डाल दीजिए। करीमा बलोच पाकिस्तानियों ने मारा। करीमा बलोच एक बलोच इंडिपेंडेंस की एक्टिविस्ट थी, ठीक है, कनाडा में। उनको बीबीसी ने वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में डाला हुआ था। उनको मारा गया कनाडा में। उससे पहले एक दूसरे जर्नलिस्ट को मारा गया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मारा गया कनाडा में। कनाडा का रिएक्शन क्या था? कनाडा की पुलिस का रिएक्शन, दिस इज नॉट अ क्राइम, ये एक्सीडेंट है। बताइए, ठीक है। ये एक दूसरा, एक चाइनीज नेशनल को भी मारा गया वहां, एक चाइनीज नेशनल को भी मारा गया है, और वहां भी कनाडा ने कुछ नहीं किया। तो मतलब इसका ये है कि ये सारी चीजें कनाडा में होती रहती हैं। ये इसलिए होती रहती हैं कि बहुत सारे लोग वहां जाते हैं अलग अलग देशों से, और फिर जो उन देशों के लोग होते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं, फिर ये सारी चीजें होती हैं। कनाडा कभी कुछ नहीं कहता उनको। तो ये अभी हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान जैसा देश 2 लोगों को वहां मार सकता है। सिर्फ पिछले 2 साल में 2 लोगों को वहां मार सकता है, कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का वहां सिग्निफिकेंट प्रभाव है, पाकिस्तान का वहां सिग्निफिकेंट प्रभाव है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो शिल्पी जी ने बात की कि जो हिंदुओं पे ये क्यों हो रहा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनसे। समस्या है कि बाहर के देशों में और हर जगह रिलीजन एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। अगर आप प्रूव करें कि आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो एक रिलीजियस अटैक है, उसके अंतर्गत आपको यूएन से लेके पूरे के पूरे इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, भारतीय लॉ के अंतर्गत भी, मैंने एक्चुअली यहाँ आने से पहले एक विशेषज्ञ से भारतीय लॉ में भी बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, हर जगह रिलीजन एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। तो अगर आपको रिलीजन के बेसिस पे परसिक्यूट किया जा रहा है तो आप उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन एथनिसिटी एंड नेशनलिटी। और हमारी ये प्रॉब्लम है कि एज अ पीपल हम रिलीजन को एक तो डिफाइन नहीं करते, दूसरा कहते हैं कि हम एक रिलीजन है ही नहीं, और हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं। अगर आप इंडियन हैं और अगर आप पाकिस्तानियों से वहां फॉरेन सॉइल पे, यूके हो गया या यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया, वहां लड़ रहे हैं, तो वहां की जो कंट्री जो वो हैं, जो लोग भी हैं, वो बोल रहे हैं कि आप अपनी जो डोमेस्टिक फाइट्स हैं वो यहां क्यों लेके आ रहे हैं। उनकी कोई सहानुभूति नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप उनको ये नहीं जता पा रहे कि ये डोमेस्टिक फाइट नहीं है, हम अपनी रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी रिलीजियस राइट्स क्या हैं? आपकी रिलीजियस राइट्स हैं कि आप अपने त्योहार मनाएं, अपने मंदिरों में जाएं बिना किसी प्रॉब्लम के, और अपने प्रोसेशंस निकालें। सारे अटैक्स कहाँ हो रहे हैं? हिंदुओं पे, मंदिरों पे हो रहे हैं सारे अटैक्स। ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे मंदिरों पे अटैक हुए, फिर कुछ यूके में हुए, फिर कुछ अमेरिका में हुए, कनाडा में तो हो ही रहे हैं बहुत सारे। अभी रिसेंटली यहाँ इंफॉर्मेशन आई थी कि यूके में एक लेस्टर में पिछले साल जबरदस्त अटैक हुआ था लेस्टर में, और
एक गणेश जी का पंडाल निकाल रहा था और फिर उस पे एक सोमालियन मुस्लिम पुलिस ऑफिसर ने अटैक किया। तो अगर आप ये अपनी इंटरेक्शन में ये दिखा रहे हैं कि हम भारत के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो शिल्पी जी एकदम सही कह रहे हैं, वहां के लोग सही मायने में ये सोचेंगे कि एक्चुअली आप सेडिशन कर रहे हैं। ये सेडिशन नहीं तो एक फॉरेन कंट्री की पॉलिटिकल चीजें अपने सॉइल पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि दूसरे लोग नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं, पर उनके पास ग्राउंड पावर होती है, उनके पास हार्ड पावर होती है अपना बात मनवाने की, क्योंकि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो तोड़फोड़ करते हैं। आप तोड़फोड़ नहीं करते, आप नहीं कर सकते तोड़फोड़, ठीक है। तो अगर आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप, और जो सही ऑप्शन है कि आप अपनी रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्ट करें। पर आप अपनी रिलीजियस राइट्स तब तक नहीं प्रोटेक्ट कर सकते अगर आप अपने आप को रिलीजन नहीं कहें। अगर आप कहें कि हम रिलीजन नहीं है तो सॉरी, आपकी रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगी। और अगर आप मंदिरों में जाके झंडे फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे, तो फिर दूसरे लोग बोलेंगे कि रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों को हक है। वो आपसे स्ट्रांग है, आप उनसे पिट जाते हैं, इसमें हम क्या करें? वो अक्षय जी एक प्रकार का सेडिशन माना जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, आपने किसी को ये नहीं दर्शाया मुस्लिम्स वहां इतने स्ट्रांग क्यों हैं। मुस्लिम्स इसलिए स्ट्रांग है कि एक तो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी वो नेशनल आइडेंटिटी से एकदम दूर रखते हैं। उनकी नेशनल आइडेंटिटी है ही नहीं, एक रिलीजियस आइडेंटिटी। खालिस्तानी की भी रिलीजियस आइडेंटिटी है, उनकी भी कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। क्रिश्चियंस की भी जनरली अलग अलग जगहों पे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बड़ी होती है। जहां जहां उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी कम हो रही है, नेशनल आइडेंटिटी बढ़ रही है, वहां वहां उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट मिलती है। हिंदू कभी नहीं ये बोलते, एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, आई एम सेइंग एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, क्या हमने दर्शाया कि की खालिस्तानी टेररिज्म में पंजाब में तो 36,000 हिंदू पंजाब में मारे गए। हमको एक पॉलिसी के थ्रू, एक पॉलिसी के अंतर्गत एक स्टेडफास्ट तरीके से इसको एक जेनोसाइड कह के पूरे दुनिया में इस जेनोसाइड के बारे में बात करनी चाहिए। अरे इस जेनोसाइड को तो छोड़िए, हमने तो कभी मुस्लिम जेनोसाइड के बारे में बात की। हम तो कश्मीरी जेनोसाइड जो भारत में हुई उसको एक्सेप्ट नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उस पर वो कहते हैं कि ये जेनोसाइड नहीं, ये पलायन है। तो जब आप पूरी दुनिया को ये बताएंगे नहीं कि हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, और ये बताना इसको बताने के लिए एक पूरी नीतिगत तरीके से सेमिनार्स करके, मूवीज बना के, वक्तव्य दे के, किताबें निकाल के, डॉक्यूमेंट करके, यूनिवर्सिटीज में सीट्स बना के, एक बहुत ही बड़े तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बना के, इसको 10 साल लग जाते हैं पूरी दुनिया को समझाने के लिए। अगर आप ये कर देते तो फिर दुनिया की जो सहानुभूति है और जो होनी चाहिए थी, जो धर्म संगत सहानुभूति है, वो आपके साथ होती, वो होती, और आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी होती। आप इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, आप हर जगह जाके मोदी मोदी नहीं करते, तो फिर लोग समझते कि इन पे रिलीजियस अटैक हो रहा है, चलिए इनकी सपोर्ट करें। आपने वो कुछ नहीं किया। आप क्या करते हैं, वहां जाके मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि भैया हमारा रिलीजन है ही नहीं, हम है ही नहीं, और ये किसी को नहीं दर्शाते कि आप पे अट्रॉसिटीज हुई हैं। लोगों को लगता है कि आप अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि आप अट्रॉसिटीज कर रहे हैं क्योंकि आप दर्शाते नहीं कि हमारे साथ। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है इंडियन कम्युनिटी के लिए। मैं तो कहूंगा ये इंडियन कम्युनिटी के लिए जो बाहर है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। अगर ये वो समझे नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है अगले कुछ सालों में। ठीक है, तो ये उन्हें तो अगर हम लाख समझाएं, मैं खुद देखता हूं तो वो मोदी के उस सम्मोहन में ऐसे फंसे हैं कि वहां तो कई बार भारत भी भूल जाते हैं और भारत का झंडा लिए घूमते हैं। हिंदू बात तो समझने के लिए तैयार नहीं, वो हिंदू यहाँ समझने के लिए तैयार हैं कि यहाँ आप हिंदू के नाते मोदी को वोट दीजिए और हम मोदी मोदी करेंगे। ये तो हमारे एनआरआई साथी बातचीत होती है उसमें ये तो खुल के आता है। तो किसी ना किसी को एक नीतिगत तरीके से ये एक डिफाइन करके, क्लियर तरीके डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि हिंदुइज्म एक रिलीजन है। इंग्लिश में रिलीजन, हिंदी में धर्म, ये है। जैसे कि इस्लाम एंड ऑल, ये उनसे बेटर है, ठीक है, तो वो भी एक रिलीजन है और उसके अंतर्गत हमारी भी कुछ राइट्स हैं। वो राइट्स हैं कि हमारे पास राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। आप हमारे मंदिर नहीं अटैक कर सकते।
दूसरी बात, किसी को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हिंदू कौन है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो भारत में पैदा हुआ, यहाँ जो हिंदू उसका है वो हिंदू है। जो भी हिंदू धर्म प्रैक्टिस करता है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, जहां से भी पैदा हुआ हो, उसको अंतर्गत, अगर एज लॉन्ग एज दे प्रैक्टिस हिंदू एंड कॉल देमसेल्व्स हिंदू, दे आर हिंदू। तो ये डिफाइन करके पूरी एक नीति के तरीके से ये करना पड़ेगा।